हम इंसानों ने पिछले 200 सालों में बहुत तरक्की की है। हेलीकॉप्टर से लेकर रेलवे तक हमने ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए हैं जिनकी एक समय पर कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब हम इंसान इन हेलीकॉप्टर्स और ट्रेन्स को अंतरिक्ष में चलाने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ दिन पहले एक इवेंट में इसरो ने मार्स हेलीकॉप्टर की चर्चा की थी। जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, यह हेलीकॉप्टर पृथ्वी पर नहीं बल्कि मार्स पर उड़ाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसरो का साथ देते हुए नासा ने भी एक लूनर रेलवे सिस्टम की अनाउंसमेंट की है। यह रेलवे सिस्टम चांद पर सेटअप किया जाएगा और इसकी प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं इंटरेस्टिंग साइंस न्यूज के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, सोलर स्टॉर्म्स। जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर हवा के तूफान आते हैं, वैसे ही सौरमंडल में चार्ज्ड पार्टिकल्स के तूफानों को नोटिस किया जाता है। इन तूफानों को क्रिएट करने के पीछे हमारे सूर्य का हाथ होता है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि सूर्य प्लाज्मा से बना एक गोला है जो हर सेकंड बहुत भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। यह एनर्जी मुख्य रूप से हीट, लाइट और चार्ज्ड पार्टिकल्स के रूप में होती है। जब यह चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारी पृथ्वी से टकराते हैं तो इनसे कलरफुल लाइट्स क्रिएट होती है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ऑरोरा एंड नॉर्दर्न लाइट्स। हाल ही में विश्व भर के नॉर्दर्न एरियाज में ऑरोराज को नोटिस किया गया था। 10 से 12 मई के बीच इनकी ब्राइटनेस पीक पर थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्दर्न लाइट्स को भारत के लेह और लद्दाख एरिया में भी देखा गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार के अरोराज पिछले 20 साल के किसी भी अरोरा से काफी ब्राइट थे। इसके पीछे सूर्य से निकलने वाले तूफान का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल सूर्य पर एक लो टेम्परेचर एरिया मौजूद है जिसे AR3664 सन स्पॉट के नाम से जाना जाता है। 2 लाख किलोमीटर में फैला यह एरिया पृथ्वी से 15 गुना चौड़ा है और यही कारण है कि इसके द्वारा रिलीज किए गए पार्टिकल्स इतने बड़े तूफानों को क्रिएट कर रहे हैं। जब इस सन स्पॉट द्वारा रिलीज किए गए आयंस यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, तभी इन ब्यूटीफुल अरोराज का निर्माण होता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सोलर तूफान अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले कुछ दिनों में भी अरोराज देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो यह इवेंट्स बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन कई बार यह पृथ्वी के लिए खतरा भी बन सकते हैं। एक पावरफुल सोलर स्टॉर्म आने पर इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट आउटेज हो सकते हैं, जिन्हें रिपेयर करने में हफ्तों से महीनों का समय लगता है। इसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और डे टू डे कामों को करने में दिक्कत होने लगेगी। 20वीं सदी के अंत में ऐसे ही कुछ सोलर तूफान देखे गए थे जिन्होंने रेडियो सिस्टम्स को इंटरप्ट कर दिया था। इसकी वजह से कई रेडियो स्टेशंस बंद पड़ गए थे और लोगों को कम्युनिकेट करने में भी दिक्कत हो रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सोलर तूफानों की वजह से अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स को भी काफी खतरा होता है। अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल इन सैटेलाइट्स में घुस गया तो पल भर में उनकी फंक्शनिंग खराब कर सकता है। ऐसे इवेंट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं क्योंकि पृथ्वी के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटोस्फीयर है। यह इन चार्ज्ड पार्टिकल्स को ब्लॉक करने का काम करता है, जिससे यह हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अगर पृथ्वी के पास यह मैग्नेटोस्फीयर नहीं होता तो उसका भी हाल बिल्कुल मंगल ग्रह जैसा हो चुका होता। मंगल ग्रह के पास ना वायुमंडल है और ना ही एक अच्छा वातावरण। ऐसा इसलिए है क्योंकि अरबों सालों से सूर्य के तूफान इस पर अटैक कर रहे हैं और इनसे बचने के लिए इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। खैर, फिलहाल तो हम इंसान एक पावरफुल सोलर स्टॉर्म न आने की कामना ही कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम अपने आप को उनके अटैक से बचा सकें। इस सोलर स्टॉर्म को इसरो के आदित्य L1 और चंद्रयान 2 द्वारा भी डिटेक्ट किया गया था। आदित्य L1 को पिछले ही साल सूर्य की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद ही सोलर स्टॉर्म्स को स्टडी करना और उनसे जुड़ी प्रेडिक्शन करना था। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सोलर स्टॉर्म 2003 के बाद आई सबसे पावरफुल स्टॉर्म थी। इसमें एक्सरेज की मात्रा कुछ ज्यादा ही थी, जिसे आदित्य में लगे इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा डिटेक्ट किया गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यह स्टॉर्म अभी भी खत्म नहीं हुई है। आने वाले कुछ दिनों में भी हमें चार्ज्ड पार्टिकल्स की बारिश देखने को मिल सकती है, जिनकी वजह से दुनिया भर में अरोराज दिखाई देंगे। आदित्य के अलावा चंद्रयान 2 ने भी इस सोलर तूफान को डिटेक्ट किया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की बात कर रहे हैं। यह ऑर्बिटर अभी भी चांद का चक्कर लगा रहा है और वैज्ञानिकों को लगातार डेटा सेंड कर रहा है। 11 मई को इसने प्रोटॉन्स और प्लाज्मा की एक आंधी को डिटेक्ट किया था। यह आंधी दरअसल इस सोलर तूफान की शुरुआत थी। इसरो के वैज्ञानिक बताते हैं कि इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट्स ने CME यानी कोरोनल मास इजेक्शन को भी डिटेक्ट किया था। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि सूर्य के पास भी एक वायुमंडल है जिसे कोरोना कहा जाता है। समय समय पर इस कोरोना का काफी सारा मटेरियल अंतरिक्ष में रिलीज होता रहता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। यह मटेरियल आयंस और प्लाज्मा का बना होता है और इसकी रफ्तार और एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। हैरानी वाली बात यह है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है।
जहां इसका लैंडर 2019 में क्रैश होने की वजह से खराब हो गया था, वहीं यह ऑर्बिटर पिछले 5 सालों से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। इस ऑर्बिटर का इस्तेमाल चंद्रयान 3 मिशन में भी किया गया था, जिससे इसकी आधुनिक क्षमताओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर 2, मंगलयान 2 गेटिंग रेडी। हर साल 11 मई की तारीख को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इस दिन अलग अलग कॉलेजेस में टेक्नोलॉजी से जुड़े इवेंट्स होते हैं और भारत की टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाता है। इस साल हुए इवेंट्स में इसरो ने मंगलयान 2 मिशन के बारे में जानकारी दी है। भारत पहला ऐसा देश था जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल पर सक्सेसफुल मिशन सेंड किया था। मंगलयान नाम का यह स्पेसक्राफ्ट एक ऑर्बिटर था जिसने काफी लंबे समय तक मंगल को स्टडी किया था। स्पेसक्राफ्ट्स मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, लैंडर का काम सरफेस पर लैंड करना, ऑर्बिटर का काम ग्रह को ऑर्बिट करना और रोवर का काम सतह पर मूव करना होता है। यह तीनों ही अपने अपने तरीके से ग्रह की जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगलयान 2 मिशन पिछले मंगल मिशन के मुकाबले काफी अलग होगा। इस बार इसमें एक रोवर को सेंड किया जाएगा जो मंगल की सतह पर टहलकर रिसर्च करेगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि किसी भी ग्रह को स्टडी करने के लिए उसकी मिट्टी और पत्थरों को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन पत्थरों में मौजूद मटेरियल्स को स्टडी करके ग्रह की हिस्ट्री और उसके जन्म के बारे में काफी जानकारी कलेक्ट की जा सकती है। मंगल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। पिछले कुछ दशकों से नासा लगातार मंगल पर रोवर्स को सेंड कर रहा है। उनका मेन मकसद इसकी सतह को स्टडी करना है ताकि भविष्य में इसे कॉलोनाइज करने की प्लानिंग की जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने मंगल पर सक्सेसफुली लैंड किया है। वह 2 देश हैं अमेरिका और चाइना। अगर भारत का मंगलयान 2 मिशन सक्सेसफुल रहता है तो इस सूची में तीसरा नाम हमारे भारत का हो सकता है। इसरो के वैज्ञानिक बताते हैं कि फिलहाल वह स्काई क्रीन लैंडिंग सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। इसी के जरिए मंगलयान 2 को मार्स की सतह पर उतारा जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी टेक्नोलॉजी को नासा ने भी अपने मिशन के दौरान इस्तेमाल किया था। अपने परसिवरेंस रोवर को लैंड कराने के लिए उन्होंने भी एक स्काई क्रेन की मदद ली थी। यह लैंडिंग करने की बहुत सेफ तकनीकी मानी जाती है जिसमें क्रैश होने के रिस्क सबसे कम होते हैं। रोवर और इस लैंडिंग सिस्टम के साथ इसरो के वैज्ञानिक एक हेलीकॉप्टर को भी डिजाइन कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एक हेलीकॉप्टर। इस बार भारत सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट ही नहीं बल्कि एक हेलीकॉप्टर को भी मंगल पर सेंड करेगा। इस हेलीकॉप्टर का काम होगा आसपास के एरिया को एनालाइज करना और उसके जरिए रोवर को गाइड करना। यह रोवर को आने वाले खतरों से सचेत करेगा और उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए ये भी बताएगा। इससे पहले नासा इंजीन्यूटी नाम के हेलीकॉप्टर को मंगल पर सेंड कर चुका है। इस हेलीकॉप्टर को परसिवरेंस रोवर के साथ सेंड किया गया था। दुख की बात यह है कि नासा का यह हेलीकॉप्टर अब खराब हो चुका है। कुछ महीने पहले ही एक फ्लाइट के दौरान उसके पंखों में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। लैंड करने के बाद पता चला कि वह टूट चुकी थी, जिस वजह से यह हेलीकॉप्टर दोबारा नहीं उड़ सका। एक दूसरे ग्रह के वातावरण में किसी हेलीकॉप्टर को उड़ाना बहुत मुश्किल चीज है। मंगल का वायुमंडल पृथ्वी के मुकाबले बहुत अलग है। वहाँ की हवा, उसकी डेंसिटी, रफ्तार और कंपोजिशन तीनों ही अलग है। ऐसे में भारतीय इंजीनियर्स को इस हेलीकॉप्टर को डिजाइन करते वक्त बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि इसे मंगल पर भेजने से पहले अनेकों टेस्ट्स किए जाएंगे। जब तक यह हेलीकॉप्टर उन सभी टेस्ट्स में पास नहीं हो जाता तब तक इसे मंगल पर भेजने के लिए अप्रूव नहीं किया जाएगा। हेलीकॉप्टर्स के अलावा वैज्ञानिकों की एक टीम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पर काम कर रही है। पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में बहुत लंबे डिले देखने को मिलते हैं। इन्हें कम करने के लिए रिले सैटेलाइट्स को डिजाइन किया जा रहा है। यह सिग्नल्स को तेजी से ट्रांसफर करने में मदद करेगी, जिससे मिशन को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगल से पृथ्वी तक एक मैसेज को सेंड करने में करीब 3 से 42 मिनटों का समय लगता है। यह समय पृथ्वी और मंगल की दूरी के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। जब यह दोनों ग्रह एक दूसरे के करीब होते हैं तो यह समय घट जाता है, वहीं जब यह एक दूसरे से दूर होते हैं तो यह बढ़ जाता है। इसरो का यह मिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स होने वाला है। अगर हम इस मिशन में सक्सेसफुल होते हैं तो भारत तीसरा देश बन जाएगा जिसने सफलतापूर्वक मंगल पर लैंड किया होगा। नंबर 3, नासा इज प्लान टू बिल्ड फर्स्ट रेलवे सिस्टम ऑन मून। रेलवेज हर देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इनका इस्तेमाल भारी सामानों को सस्ते में ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। अभी तक इनका इस्तेमाल सिर्फ पृथ्वी पर ही किया जाता था, लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि कुछ ही सालों में चांद पर भी एक रेलवे सिस्टम बनने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। नासा के वैज्ञानिक चांद पर एक रोबोटिक रेलवे सिस्टम बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। यह सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। नासा जेट प्रोपल्शन लैब के इंजीनियर्स के मुताबिक उन्होंने इस रेलवे सिस्टम के काम को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है।
इस पूरे प्रोजेक्ट को फ्लोट नाम दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह एक ऐसा रेलवे सिस्टम होगा जो लेविटेशन के सिद्धांत पर काम करेगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि लेविटेशन का मतलब होता है हवा में उड़ना। हमारे पास करेंटली ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिनके जरिए ट्रेन को हवा में होल्ड करके रखा जा सकता है। इससे इनकी रफ्तार और एफिशिएंसी दोनों बढ़ती है। इन ट्रेनों को हवा में रखने के लिए किसी जादू का नहीं बल्कि मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक 2030 के दशक में वह लूनर बेस बनाना शुरू कर देंगे। शुरुआत में वह सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए होगा, जिसमें वह अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। इस रिसर्च के लिए उन्हें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी और मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें ट्रांसपोर्ट करने का काम इस रेलवे सिस्टम का होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह रेलवे सिस्टम भी आर्टेमिस प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है, जिसके अंतर्गत साल 2026 में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा जाएगा। इस रेलवे सिस्टम को बनाने के लिए लॉन्ग लाइफ रोबोटिक सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यह लंबी समय तक चलने वाली ऑटोमेटिक रोबोट्स होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल करके फंक्शन करेंगे। फिलहाल नासा का टारगेट 100 टन मटेरियल को हर दिन ट्रांसपोर्ट करने का है, जो सच में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैग्नेटिक रोबोट्स 1.6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल करेंगे। फ्लोट का प्राइमरी मिशन इंपॉर्टेंट लूनर लोकेशंस को कनेक्ट करना होगा। इस रेलवे सिस्टम के जरिए लूनर बेस, लॉन्च साइट और लैंडिंग साइट को आपस में कनेक्ट किया जा सकेगा। नासा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि यह रोबोटिक रेलवे सिस्टम बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के फंक्शन कर पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी पटरियों को मिशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी किया जा सकेगा। फ्लोट का इस्तेमाल भविष्य के मार्स कॉलोनाइजिंग मिशंस के लिए भी किया जाएगा। दरअसल आर्टेमिस सिर्फ एक मून मिशन ही नहीं बल्कि एक मार्स टेस्टिंग मिशन भी है। इसके जरिए वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते हैं कि मंगल पर जाना और वहां पर रहना कैसा होगा। यह पहली बार होगा जब इंसान किसी दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर लंबे समय के लिए स्टे करेंगे। इससे हमें उन प्रॉब्लम्स का पता चलेगा जो मार्स मिशन के दौरान सामने आएंगी। आर्टेमिस की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। इसके कई प्राइमरी मिशंस को सक्सेसफुली कंडक्ट किया जा चुका है, लेकिन इसका मेन मिशन करीब 2 साल बाद किया जाएगा, जब एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर लैंड करेंगे। यह 1972 के बाद पहली बार होगा जब कोई इंसान चांद की सतह पर उतरेगा। खैर, मिशन चाहे जब भी हो, यह बात तो क्लियर है कि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे आपको आज की सभी साइंस न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज कौन सी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।